हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी अपडेट्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल फॉर जनवरी 25 एग्जाम्स। हम ये अपडेट्स दो तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे एंड दिस इज द पार्ट वन। तो सबसे पहला अपडेट है रिलेटेड टू एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन बैटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। पहले क्या था कि सिर्फ बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, मतलब सिर्फ इन तीनों पे जीएसटी लगता था। अब ये 6 आइटम्स कर दिए हैं, बैटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। इसके अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। दैट मीन्स बैटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल। आपको सिर्फ अब ये याद रखना है, क्या? बैटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग will be treated as supply and GST would be applicable, and all other actionable claims are outside the purview of GST. सेकेंड अब हमारी आती है दैट सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस इन अ सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विसेज एज लॉन्ग एज द फूड और बेवरेजेस आर सप्लाइड बाय वे ऑफ सर्विस एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। मतलब आप जो मूवी देखने जाते हो, अगर आप वहाँ पे अलग से पॉपकॉर्न या कुछ भी खरीदते हो खाने पीने का आइटम, तो उसे हम एज अ रेस्टोरेंट सर्विस टैक्स करेंगे। अगर वो आप अलग से ले रहे हो, मतलब आपने मूवी की टिकट अलग से खरीदी और खाना अलग से खरीदा है, तो वो जो खाना आपने खरीदा है उसको हम क्या मानेंगे, एज अ रेस्टोरेंट सर्विस, और उसको रेस्टोरेंट सर्विस की तरह टैक्स करेंगे। लेकिन अगर आपने वो दोनों साथ में खरीदा है, आपने मूवी टिकट और अपने फूड साथ में खरीदे हैं, तो उसे हम कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे। और इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है, क्योंकि कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल सप्लाई पे रेट लगता है वही रेट लगेगा। तो इसमें भी अगर आप दोनों साथ में खरीद रहे हो, दैट मीन्स वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आर क्लब्ड टुगेदर, then this bundle will be considered as a composite supply and the entire supply will attract GST at the rate of supply of exhibition of service being the principal supply। क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, वो जो आप मूवी देखने गए हो, वो जो सर्विस है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उस पर जो जीएसटी का रेट लग रहा है पूरी सप्लाई पे वही रेट लगेगा। तो इन अ नटशेल हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इन अ सिनेमा हॉल इफ सप्लाइड इंडिपेंडेंटली इन अ सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस तो टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विसेज, इफ क्लब्ड विद सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस तो कंसिडर्ड एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड टैक्सेबल एट द रेट एप्लीकेबल टू द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा बीइंग द प्रिंसिपल सप्लाई। वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। मतलब वारंटी पीरियड में जो आप अपने जो भी आप गुड्स खरीदते हो, मोबाइल, एसी, उसमें जो आपको वारंटी मिलती है, अगर उसमें आप कोई पार्ट रिप्लेस कराते हो या आप कोई रिपेयर की सर्विस लेते हो, तो उस पर जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरर ऑफर। सबसे पहला इशू जो इसमें आता है वो आता है मैन्युफैक्चरर ऑफर्स वारंटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and provide replacement of parts and repair services to the customer during warranty period without separately charging any consideration for the customer। तो इसमें क्या होता है कि वो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं करता, जो भी वारंटी के टाइम पे रिपेयर मेंटेनेंस का इशू आता है उसको बस वो ठीक करके दे देता है। So in this case, the value of original supply of goods provided along with the warranty includes the likely cost of replacement। तो जब आप ओरिजिनली कोई गुड्स खरीदते हो तो उसमें आपका ये माना जाता है कि आप जो वारंटी के टाइम पे रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस दोगे उसकी कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। सो इट इंक्लूड्स द लाइकली कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट or repair services to be incurred during the warranty period on which tax would have already been paid at the time of original supply of goods। जिस पे आपने जब ओरिजिनली चार्ज कर लिया है तो तभी आपने उस पर जीएसटी भी पे कर दिया होगा। देयरफॉर दीज सप्लाईज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एग्जम्प्ट सप्लाई, इसलिए हम इन्हें कोई भी एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं मानेंगे। और मैन्युफैक्चरर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी, और इसलिए मैन्युफैक्चरर को भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो नो फर्दर जीएसटी इज चार्जेबल ऑन सच रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। और उस पर फिर क्योंकि उसने जो सर्विस दी है उस पर आपको कोई अलग से जीएसटी भी नहीं पे करना होगा। ठीक है, तो क्या आया, सो नो फर्दर जीएसटी इज चार्जेबल on such replacement of parts or repair services during the warranty period। However, if any additional consideration is charged by the manufacturer, अगर आपने कोई अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया है, देन जीएसटी विल बी पेबल ऑन सच कंसिडरेशन, तो जीएसटी पे किया जाएगा। ठीक है, तो इन अ नटशेल हम क्या बोलेंगे, अगर कंसिडरेशन चार्ज किया है तो जीएसटी पेबल है,
नॉट चार्ज है तो नो जीएसटी। अब सेकंड इशू क्या आता है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट और रिपेयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू द कस्टमर। पहले मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्ट वो सर्विस दे रहा था, अब डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है कस्टमर को विदाउट एनी कंसिडरेशन, वो भी कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज कर रहा, एज अ पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो इसमें क्या क्लैरिफिकेशन है, वेयर नो सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं हो रहा, सो नो जीएसटी वुड बी पेबल अलोंग। सो मतलब सेम लॉजिक लग रहा है कि भाई जब कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे तो कोई जीएसटी नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये एज्यूम किया जाएगा कि जब आपने ओरिजिनली वो गुड्स खरीदे थे तो तभी आपको वारंटी मिली थी 2 साल की, और हमने जो वो गुड्स के लिए कॉस्ट पे करी थी उसमें वारंटी के टाइम पे जो आप रिपेयर मेंटेनेंस ले रहे हो उसकी भी कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो उसी टाइम पे आपने जीएसटी दे दिया होगा। और अब आप कोई एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे हो तो नो एडिशनल जीएसटी इज पेबल, एज सिंपल एज दैट। नो सेपरेट कंसिडरेशन, नो जीएसटी। However, again, same provision. If any additional consideration is charged by the distributor, अगर distributor ने कोई additional consideration charge किया है customer से, then GST will be payable by the distributor on such additional consideration. ठीक है, अगर कोई additional consideration charge किया है तो उस पर आपको GST देना पड़ेगा। अब हम आते हैं इशू नंबर 3। इशू नंबर 3 क्या है, where distributor provide replacement or repair service on behalf of manufacturer, whether any supply is involved between the distributor and the manufacturer। जहाँ पे distributor आपको repair and maintenance की या part replacement की सर्विस दे रहा है, तो क्या मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कोई सर्विस मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी? तो यहाँ पे 4 इंस्टेंसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट आइदर बाय यूजिंग हिज ओन स्टॉक, या तो उसके पास खुद का अपना स्टॉक है, या फिर आइदर बाय परचेजिंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, या वो थर्ड पार्टी से खरीद के रिप्लेस करता है। एंड चार्जेस कंसिडरेशन फॉर द पार्ट्स और रिप्लेस्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बाय इशुएंस ऑफ द टैक्स इनवॉइस। और वो जो वो पार्ट रिप्लेस करता है खुद से या थर्ड पार्टी से खरीद के, उसके लिए वो मैन्युफैक्चरर से टैक्स इनवॉइस के थ्रू चार्ज करता है सर्विस के लिए। भाई क्योंकि इस हिसाब से तो उसने मैन्युफैक्चरर को सर्विस दी ना, क्योंकि ओरिजिनल लाइबिलिटी मैन्युफैक्चरर की थी वारंटी टाइम पे रिपेयर सर्विस देने की, लेकिन अब कौन दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने सर्विस दी किसको, आइडियली मैन्युफैक्चरर को, और वो भी खुद का स्टॉक यूज करके। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और मैन्युफैक्चरर से कंसिडरेशन चार्ज करेगा। In such a case, GST will be payable by the distributor on the said supply by him to the manufacturer। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जीएसटी पे करेगा डिस्ट्रीब्यूटर जो उसने सप्लाई दी किसको, मैन्युफैक्चरर को, एंड द मैन्युफैक्चरर वुड बी एंटाइटल्ड टू अवेल द आईटीसी ऑफ द सेम। और मैन्युफैक्चरर उस जो उसने उस पर जीएसटी पे किया उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। ऑल्सो नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम। और इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर ने जो पार्ट यूज करा है या जो पार्ट खरीदा है थर्ड पार्टी से, तो उस पर वो आईटीसी क्लेम कर सकता है और उसको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड इशू आता है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर रेजेस अ रिक्विजिशन टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेड पार्ट एंड द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स द पार्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, रिक्विजिशन रेज करता है मैन्युफैक्चरर को कि भाई मुझे ये पार्ट चाहिए, और मैन्युफैक्चरर वो पार्ट दे देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। सो वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर इज प्रोवाइडिंग सच पार्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर without separately charging any consideration, so no GST is payable. Further, no reversal of ITC is required to be made by the manufacturer in respect of the parts so replaced by the distributor under वारंटी, और यहाँ पे उसे कोई आईटीसी भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट आउट ऑफ द सप्लाई ऑलरेडी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड द मैन्युफैक्चरर इशूज अ क्रेडिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट सो रिप्लेस्ड। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑलरेडी कुछ गुड्स आए हुए थे मैन्युफैक्चरर से, और उसने उन्हीं में से यूज करके कस्टमर का जो पार्ट रिप्लेस करना था गुड्स का वो कर दिया, और मैन्युफैक्चरर ने उसकी जगह पे क्या इशू कर दिया, क्रेडिट नोट इशू कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंगली द टैक्स लाइबिलिटी में बी एडजस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, उसके लिए उसे टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी, subject to the condition that the said distributor has to reverse the ITC availed against the parts so replaced। और
इसके अगेंस्ट में डिस्ट्रीब्यूटर को उस पर जो आईटीसी उसने क्लेम किया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको देखा जाए तो ऑलरेडी उस पे वो जीएसटी दे चुके हैं, है ना। और ये अब आपकी नॉर्मल सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई आपकी कहाँ यूज हो गई? रिपेयर मेंटेनेंस में यूज हो गई। तो इस पे आप एडिशनल जीएसटी पे करने के लिए लाइबल हो नहीं, तो एडिशनल जीएसटी नहीं पे करोगे तो आप उस पर एडिशनल आईटीसी भी नहीं क्लेम कर सकते। तो इसलिए जब क्रेडिट नोट इशू हो गया तो टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर को, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि सेट डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू रिवर्स द आईटीसी अवेल्ड अगेंस्ट द पार्ट्स ऑफ रिप्लेस्ड। ठीक है। नाउ डी पार्ट, distributor replaces the part or goods by using his stock and then raises a requisition to the manufacturer, and the manufacturer provides the said goods or parts through a delivery challan without separately charging any consideration against again कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं हो रहा। उसने मैन्युफैक्चरर से गुड्स मांगा, मैन्युफैक्चरर ने उसे दे दिया अगेंस्ट अ डिलीवरी चलान, कोई सेपरेट इनवॉइस नहीं है। In such a case, no GST is payable on such replenishment of goods or part as the case may be. कोई जीएसटी पेबल नहीं है। सिमिलरली कोई रिवर्सल ऑफ आईटीसी भी रिक्वायर्ड नहीं है बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द सेट गुड्स और पार्ट्स रिप्लेस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना सीधा सा कंसेप्ट है, कोई भी वारंटी के पीरियड में अगर कोई एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज नहीं हो रहा, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर वो मैन्युफैक्चरर है, तो आपको जीएसटी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये माना जाएगा कि जब ओरिजिनली वो गुड्स खरीदे गए थे तभी आपने वारंटी की जो कॉस्ट होती है वो भी उसमें इंक्लूड करके उसी टाइम पे जीएसटी पे कर दिया। तो अब अगर 1 साल बाद वारंटी पीरियड में कोई कस्टमर आता है गुड्स को रिप्लेस करवाने या रिपेयर की सर्विस लेने और डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर कोई एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज नहीं करते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं देना, उसके अगेंस्ट आपको कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करना और ना ही हम उसे एग्जाम सप्लाई मानेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इशू 4 क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड रिपेयर सर्विसेज अलोंग विद द रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और अदरवाइज टू द कस्टमर विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब यहाँ पे सिर्फ सर्विस की बात हो रही है। रिपेयर सर्विस दे रहा है कौन? डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को on the behalf of manufacturer, but charges the manufacturer for such repair service either by the issue of tax invoice or debit note। अब वो सर्विस दे रहा है यार, डिस्ट्रीब्यूटर की ओरिजिनल लाइबिलिटी तो नहीं है ना, वो तो सिर्फ बेचने के लिए। लाइबिलिटी किसकी है? मैन्युफैक्चरर की। लेकिन सर्विस की रिपेयरेंस कौन दे रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर। तो आइडियली तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को सप्लाई किया ना, तो इस केस में वो डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करेगा मैन्युफैक्चरर से और उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। In such a scenario, there is a supply of service by the distributor and the manufacturer is the recipient of such supply of repair service. Hence, GST will be payable on such provision of service by distributor to the manufacturer, and the manufacturer would be entitled to avail the ITC of the same। सीधा सा रूल है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई रिपेयर की सर्विस दी है कस्टमर को तो वो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे दी है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर ने सर्विस किसको दी है? मैन्युफैक्चरर को दी है, तो मैन्युफैक्चरर को वो चार्ज भी करेगा उसके लिए और सिमिलरली फिर उस सर्विस पे डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी देना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरर आईटीसी क्लेम कर सकता है। अगर थोड़ा भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी, बट आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं एक्सटेंडेड वारंटी पे। सम कंपनीज ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी टू द कस्टमर्स। ठीक है, 2 साल की जनरल सब देते हैं, लेकिन कुछ कुछ शॉपकीपर्स कहते हैं या मैन्युफैक्चरर कहते हैं कि हम आपको एक्सटेंडेड 5 साल की भी दे देते हैं, आपको इतना एडिशनल पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। जब आप कोई बड़ी चीज़ खरीदने जाते हो, मान लो आप गाड़ी खरीदने गए, तो इनिशियली फॉर एग्जांपल गाड़ी आपको 4 साल की वारंटी दे रही है कंपनी, लेकिन कंपनी वाले ये भी कहते हैं कि हम आपको एक्सटेंडेड भी दे देंगे, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पे करोगे तो हम आपको 6 साल की भी वारंटी दे सकते हैं। तो दैट इज एक्सटेंडेड वारंटी। 4 साल सबके लिए, लेकिन 6 साल कुछ लोगों के लिए है। इसमें केस 1 क्या है? कस्टमर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ द एक्सटेंडेड वारंटी विद द सप्लायर एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई। कस्टमर जो होता है ओरिजिनल सप्लायर, जब वो ओरिजिनली चीज खरीद रहा होता है तभी वो एक्सटेंडेड वारंटी ले लेता है।
In that case, then consideration for such extended warranty become part of the value of the composite supply. तो उस टाइम पे इसको क्या माना जाएगा? कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तभी आपने गुड्स भी खरीद लिए और तभी आपने एक्सटेंडेड वारंटी की सर्विस भी ले ली। तो ये क्या हो गई? कॉम्पोजिट सप्लाई। और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई? सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जीएसटी किस रेट पे चार्ज होगा? जिस रेट पे वो जो प्रिंसिपल सप्लाई है विच इज गुड, उस रेट पे चार्ज होगा। ठीक है। अगर सेकेंड केस क्या आता है? सप्लाई ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी इज मेड बाय अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द गुड्स। ये केसेस भी होते हैं कि सप्लायर ना देके कोई और थर्ड बंदा है वो एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा है, तो दैट इज अ डिफरेंट सप्लाई। तो डिफरेंट सप्लाई है तो जो जीएसटी में रेट लगेगा एक्सटेंडेड वारंटी पे जो दिया हुआ है उस रेट पे टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेपरेट सप्लाई है अदर देन द सप्लाई ऑफ गुड्स। Then such extended warranty will be treated as a separate supply from the original supply of goods and will be taxable as supply of service. थर्ड आता है कस्टमर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी एट एनी टाइम आफ्टर ओरिजिनल सप्लाई। ओरिजिनल सप्लाई के बाद, जैसे आज खरीदा 1 साल बाद आता है, कभी भी बाद में आता है, 6 महीने बाद आता है, देन सच सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज अ separate supply of service and the supplier of the said extended warranty will pay GST on such supply. सेपरेट सप्लाई माना जाएगा और उस पर सेपरेट जीएसटी देना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टैट्यूटरी अपडेट विच इज टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडरी कंपनी बाय अ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो जो होल्डिंग कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है सब्सिडरी कंपनी में, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? देखो क्या क्लैरिफिकेशन आई है। इट इज क्लैरिफाइड दैट सिक्योरिटीज आर नाइदर कंसिडर एज गुड नॉर एज सर्विसेज। सिक्योरिटीज ना ही गुड्स हैं और ना ही सर्विसेज हैं इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, एंड ऑल्सो सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स। तो शेयर्स एक तरीके से ना ही गुड्स हैं ना ही सर्विसेज हैं जीएसटी के अंदर। This implies that securities held by the holding company in the subsidiary company are neither goods nor services. Further, purchase or sale of shares securities in itself is neither the supply of good nor the supply of services. इसका मतलब जो भी सेल परचेज हो रहा है शेयर्स का वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है एज पर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7। Therefore, holding of shares of subsidiary company by a holding company cannot be treated as supply of service or goods and cannot be taxed under जीएसटी। इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सीधा सा रूल है, सिक्योरिटीज जो शेयर्स हैं ना ही वो गुड्स हैं ना ही वो सर्विसेज हैं, इसलिए उनका सेल और परचेज जो है उन्हें सप्लाई नहीं मानेंगे, और क्योंकि उसे सप्लाई नहीं मानेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी अपडेट है टैक्सेबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट नॉट पेबल अंडर आरसीएम। जनरल प्रोविजंस क्या है? जनरल प्रोविजन है tax on services supplied by a director of a company or a body corporate to a said company or a body corporate is payable by the company is payable by the company or the body corporate under the RCM। ठीक है, डायरेक्टर की जो भी सर्विसेज होते हैं उस पर टैक्स कौन पे करता है? कंपनी पे करता है अंडर द आरसीएम। इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी in its private or personal capacity, such as services supplied by way of renting of movable property, are not taxable under RCM। इसलिए डायरेक्टर कोई भी सर्विस अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है, मान लो उसके पास कोई घर है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई शॉप है जिसे वो रेंट पे देता है कंपनी को, तो उस पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। Only those services supplied by the director in the capacity of director of that company shall be taxable under RCM in the hands of the company or body corporate। इसका मतलब वो सिर्फ जो डायरेक्टर की कैपेसिटी में कंपनी को सर्विस दे रहा है एज अ डायरेक्टर वही आरसीएम में कवर्ड होगा। उसके अलावा अगर कोई सर्विस दे रहा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी अपडेट है प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। Place of supply of goods purchased over the counter। Place of supply of goods purchased over the counter in one state and transported to another state by a unregistered buyer। Unregistered buyer ने over the counter
कुछ खरीदा और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया दूसरे स्टेट में। तो इसमें सिंपल है, वेरी सिंपल, वेयर एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अगर उसका इनवॉइस में एड्रेस रिकॉर्ड है तो जो उसका एड्रेस रिकॉर्ड है वही लोकेशन मानी जाएगी, मतलब लोकेशन एज पर द एड्रेस रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। जो रिकॉर्ड नहीं है अगर हमारे पास तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। और यहाँ पे एड्रेस से क्या मतलब है, यहाँ पे एड्रेस से मतलब है दैट सिंपली मेंशनिंग द स्टेट ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट एड्रेस वुड बी सफिशिएंट। तो अगर उसकी सिर्फ स्टेट भी मेंशन्ड है तो भी चलेगा। तो सिंपल है, इजी है। अगर आपके पास उसका एड्रेस है तो वही लोकेशन मानी जाएगी रेसिपिएंट की। अगर आपके पास उसका एड्रेस नहीं है रेसिपिएंट का तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन एडवर्टाइजिंग सेक्टर। अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग सेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ पे दो इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि देयर इज अ सप्लाई ऑफ स्पेस और राइट टू यूज द स्पेस on the hoarding or structure which is an immovable property belonging to a vendor to the client or advertising company for display of their advertisement on a said hoarding or structure। किसी एक जगह पे आपका होर्डिंग लगा हुआ है या बिलबोर्ड लगा हुआ है और वहां पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखानी है, तो वो जो होर्डिंग है या वो जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बस वहां पे आपको अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्लैरिफिकेशन आई है, द होर्डिंग और स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन द लैंड शुड बी कंसिडर्ड एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो जो भी होर्डिंग या जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप क्या मानोगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और फिक्सचर एज इट हैज बीन एम्बेडेड इन द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ से जुड़ी हुई है। Therefore, as per the provision of Section 12 of the IGST Act, the place of supply of service directly in relation to immovable property, including services provided by way of grant of right to use the immovable property, shall be the location at which the immovable property is located। तो अगर immovable property से related कोई भी service है तो उसके केस में including the right to use that immovable property, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब देयरफॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन गिवन सिचुएशन वुड बी द लोकेशन वेयर सच होल्डिंग और स्ट्रक्चर इज लोकेटेड। नाउ हियर कम्स द इशू 2। अब इशू 2 थोड़ा सा ट्रिकी है। When the advertising company wants to display its advertisement on a hoarding or billboard at a specified location। अब यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफाइड है कि भाई मुझे फलानी जगह पे ये एडवर्टीजमेंट करनी है, उसको होर्डिंग पे नहीं करनी, मतलब करनी होर्डिंग पे ही है लेकिन उसका लोकेशन फिक्स है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में एडवर्टीजमेंट करवानी है। अब आप वहाँ पे होर्डिंग लगवाओ, स्ट्रक्चर लगवाओ, मुझे नहीं पता। ठीक है। पहले केस में क्या था, पहले केस में कोई फिक्स जगह पे होर्डिंग लगी हुई है और उस होर्डिंग पे आपको अपना एडवर्टीजमेंट करना है। यहाँ पे आपको किसी फिक्स्ड लोकेशन पे एडवर्टीजमेंट करना है। तो वेयर द एडवर्टाइजिंग कंपनी वांट्स टू डिस्प्ले इट्स एडवर्टीजमेंट ऑन होर्डिंग ऑन दिस एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन availing the services of a vendor, here the vendor is responsible for arranging the hoarding। तो यहाँ पे vendor responsible है कि आपको वहाँ पे hoarding arrange करना है and display of the advertisement of the advertising company at the said location। और उस advertisement company का आपको वहाँ पे advertisement display करना है। तो इसका क्लैरिफिकेशन क्या है, in this case the service is being provided by the vendor to the advertising company। यहाँ पे वेंडर एक सर्विस दे रहा है एडवर्टाइजिंग कंपनी को कि आपको इस स्पेसिफाइड लोकेशन पे आपको अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है। वेंडर इज इन फैक्ट प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विस बाय प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी टू एन एडवर्टाइजिंग कंपनीज एडवर्टीजमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी स्पेसिफिक पीरियड पे किसी मतलब कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको कोई एडवर्टीजमेंट दिखानी है। ठीक है। तो specific period of time on his structure possessed taken on rent by him at the specified location। Therefore, such service by the vendor to the advertising company is purely in the nature of advertisement service, and the place of supply in such a case would be determined as per the provision of Section 12 of IGST Act। And as per this provision, place of supply made to, अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को करा है तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया है, अगर आपका एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन,
अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले में है कि आपने होर्डिंग या स्ट्रक्चर फिक्स कर रखा है कि मुझे इस पर्टिकुलर होर्डिंग पे एडवर्टीजमेंट करनी है। दूसरे केस में आपने पर्टिकुलर लोकेशन को फिक्स कर रखा है कि मुझे इस लोकेशन पे एडवर्टीजमेंट करनी है। तो अगर आपने अपना फिक्स्ड होर्डिंग कर रखी है तो दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन होगी। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक लोकेशन फिक्स कर रखी है तो उस केस में ये माना जाएगा कि वेंडर भी आपको एडवर्टाइजिंग की सर्विस दे रहा है, और वहां पे जो प्रोविजंस लगेंगे कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दी गई है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है और आपके पास उसका एड्रेस है तो वही लोकेशन मानी जाएगी, और अगर आपके पास उसका एड्रेस नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन मानी जाएगी। तो बाकी की अपडेट्स हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक्स फ्यूजन फॉर मोर सच वीडियोस। और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं अगर आपका कोई कंसेप्ट आपको समझना है या किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है। ओके, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।